नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आसान हुई पेंशनर्स की राह। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में नहीं हुई कोई परेशानी। ईपीएफओ ने शुरू किया था बायोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम। भारत और डेनमार्क के बीच वाटर चैलेंज प्रॉब्लम पर 4th एडिशन की शुरुआत। नीति आयोग ने भी किया समर्थन। डेनिश और भारतीय उद्यमियों को जोड़ना है मकसद। और 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। दुनिया भर में बाल मजदूरी चिंता का कारण। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 10 में से 1 बच्चा बाल मजदूरी के दलदल में। आइए खबरों की शुरुआत करें। 2023-24 में 6.6 लाख यानी 6,60,000 से ज्यादा पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ पेंशन के लिए अपने डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सत्यापित करने के लिए फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यह पिछले साल के 2.1 लाख से 200% ज्यादा है। दरअसल ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को राहत देते हुए नियमों में कई तरह के बदलाव किए थे। इनमें एक सुविधा है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसने पेंशन प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। ईपीएफओ बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी स्वीकार करता है। इसके लिए पेंशनर्स को किसी बैंक, डाकघर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही सबमिट हो जाता है। इसके लिए ईपीएफओ ने 2015 में डीएलसी पेश किए थे और जुलाई 2022 से इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया था। इसके बाद फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में किया जाने लगा। अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जिसने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया। पेंशनर्स अपने स्मार्टफोन पर चेहरे की पहचान के लिए 2 एप्लीकेशन आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ऑपरेटर प्रमाणीकरण की जरूरत होती है। मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिशन की पुष्टि की जाती है, जिसमें जीवन प्रमाण आईडी और पेंशन भुगतान आदेश नंबर दिया जाता है। इस प्रोसेस में यूज हुई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को भी जान लेते हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक बायोमेट्रिक्स आधारित तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए उसके चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करती है। यह उपयोगकर्ता के चेहरे की स्कैनिंग और उसके फेस प्रिंट के संग्रहित डिजिटल टेम्पलेट का मिलान करता है। यदि लाइव कैप्चर और फेस प्रिंट सेम होते हैं तो यह आगे की प्रक्रिया के लिए एक्सेस देता है, और मैच नहीं किया तो एक्सेस डिनाई कर दी जाती है। इस तकनीक को कारगर बनाने में सोफिस्टिकेटेड सेंसर, कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम और बायोमेट्रिक्स मॉडलिंग की भूमिका होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण हैं, जैसे चेहरे को पहचानना, विश्लेषण और मैपिंग करना, एनक्रिप्टेड फेस प्रिंट क्रिएशन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। फेशियल रिकॉग्निशन और फेशियल वेरिफिकेशन अपनी उपयोगिता के आधार पर अलग होते हैं। दोनों ही तकनीक चेहरे को स्कैन करने और उसकी पहचान स्थापित करने के लिए मौजूदा डेटाबेस में मौजूद इमेज के साथ मिलान करने पर निर्भर करते हैं। फेशियल वेरिफिकेशन का उपयोग 1-to-1 वेरिफिकेशन के लिए होता है, जबकि फेशियल रिकॉग्निशन में चेहरे की पहचान 1-to-n यानी एक का कई के साथ मिलान करने के आधार पर की जाती है। अर्थात फेशियल वेरिफिकेशन में डेटाबेस में आपकी इमेज से ही मिलान किया जाता है। यह पुष्टि करता है कि आप असली हैं, जबकि फेशियल रिकॉग्निशन में किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसके फेस को डेटाबेस में मौजूद कई सारी इमेजेस के साथ मिलान किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि में व्यक्ति की पहचान करने के लिए होता है। नीति आयोग ने भारत में इनोवेशन और स्थिरता को बढ़ावा देने के मकसद से 2 पहल शुरू किए हैं, उनकी घोषणा की है। इन 2 पहलों में यानी MICDK चैलेंज 4.0 और इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक के 5वें संस्करण को अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। आइए दोनों पहलों के बारे में एक एक करके जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं MICDK वाटर चैलेंज 4.0 की। यहाँ AIM का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन और ICDK का कोलैबोरेशन विद द इनोवेशन सेंटर डेनमार्क से है। IDWC 4.0 भारत और डेनमार्क वाटर चैलेंज का 4th एडिशन है। इसका मोटिव नए समाधानों के जरिए भारत की वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम का हल खोजना है।
इसका पहला एडिशन 2020-21 में आयोजित हुआ था। साथ ही इस पहल को भारत डेनमार्क द्विपक्षीय ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। ये पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच 5S को शामिल करती है। क्या है ये 5S? 5S का मतलब है स्किल, स्केल, स्कोप, सस्टेनेबिलिटी और स्पीड। इससे वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए डेनिश और भारतीय उद्यमियों के स्किल को आपस में जोड़ा जा सकता है। साथ ही भारत और डेनमार्क सहित पूरी दुनिया के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। इसके तहत चयनित टीमें भारतीय समूह का गठन करेंगी, जो वैश्विक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान ये 9 देशों के अग्रणी विश्वविद्यालयों और नवाचार केंद्रों के युवा प्रतिभाओं के साथ जुड़ेंगी, जिसमें भारत, डेनमार्क, केनिया, कोरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना, कोलंबिया और मैक्सिको शामिल है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो 10 जून से शुरू हुए बैच में 15 जून तक एडमिशन जारी है और अभी चल रहे स्पेशल ऑफर का लाभ उठाकर 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन बाल श्रम के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने और बच्चों की सुरक्षा के लिए उपायों का पुरजोर समर्थन करता है। इसके अलावा यह दिन हजार्डस ऑक्यूपेशन यानी खतरनाक कारोबार में उनके रोजगार को खत्म करने पर जोर देता है। इस साल यह दिन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ मनाने पर केंद्रित है। यह सभी हितधारकों को बाल श्रम पर 2 मौलिक कन्वेंशन नंबर 138 और 182 के कार्यान्वयन में सुधार करने का अवसर भी देता है। यह कन्वेंशन रोजगार या कार्य में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से संबंधित थे। अब बाल श्रम क्या होता है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सीधी भाषा में किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाना और उसे खतरे में डालना बाल श्रम का हिस्सा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय विधान का उल्लंघन मानते हैं। ऐसे में बच्चे या तो स्कूली शिक्षा से वंचित होते हैं या उन्हें स्कूली शिक्षा और काम का दोहरा बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि इसमें घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करना, पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना या स्कूल के बाद और स्कूल की छुट्टियों के दौरान जेब खर्च कमाना आदि जैसी गतिविधियां शामिल नहीं होती। इस साल बाल श्रम निषेध दिवस की थीम लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर रखी गई है। बाल श्रम निषेध दिवस के इतिहास पर अगर गौर करेंगे तो इसे मनाए जाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने 2002 से की थी। ILO ने इस दिन को बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर जोर देने के लिए चुना था। इसका मकसद सरकारों, एम्प्लॉयर्स, श्रमिकों, सिविल सोसाइटी और लोगों को बाल श्रम से मुक्त विश्व बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्तमान में 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में लगे हैं, यानी दुनिया भर में 10 में से लगभग 1 बच्चा बाल मजदूरी में लगा है। अफ्रीका में तो बाल श्रम में लगे बच्चों की कुल संख्या 7.2 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे ऊपर है, और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 6.2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। यदि हम अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र को मिला दें तो बाल श्रम में लगा हर 10 में से 9वां बच्चा इन्हीं क्षेत्रों से आता है। अब यदि हम विशेष रूप से भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 5 से 14 साल की आयु के लगभग 43,53,000 बच्चे बाल श्रम में लगे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 8.7 को अपनाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2025 तक बाल मजदूरी के सभी रूपों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इस टॉपिक के महत्व को समझने के लिए यूपीएससी द्वारा 2018 में पूछे गए प्रश्न को देखिए। प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित हैं? बाल श्रम, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि प्रथाओं का अनुकूलन, खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियमन, या फिर कार्यस्थल पर लिंग समानता। और सही जवाब आपको पता है, ऑप्शन ए यानी बाल श्रम। IISc के शोधकर्ताओं ने ग्राउंड वाटर से हेवी मेटल कंटेमिनेंट हटाने का एक नया तरीका विकसित किया है।
यह 3 चरणीय प्रक्रिया आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल को ग्राउंड वाटर से निकालती है तथा निकाले गए हेवी मेटल का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटारा भी करती है। इससे ये धातु वापस ग्राउंड वाटर में नहीं पहुंचते। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के 21 राज्यों के 113 जिलों में आर्सेनिक स्तर और 23 राज्यों के 223 जिलों में फ्लोराइड स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हैं। ये कंटेमिनेंट्स मानव और पशु स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रभावी रूप से हटना और सुरक्षित निपटान जरूरी है। इस प्रणाली की सरलता इसे आसानी से स्थापित और संचालित करने योग्य बनाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। अब हम अन्य तकनीकों के बारे में जानते हैं जो इसी तरह ग्राउंड वाटर से कंटेमिनेंट्स को हटाने में मदद करती हैं। पहला है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम यानी आरओ सिस्टम, जिसमें पानी को हाई प्रेशर के जरिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है। यह हेवी मेटल और अन्य रसायनों को रोकता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोकोएगुलेशन प्रक्रिया में पानी में धातु की प्लेटों के माध्यम से विद्युत का प्रवाह किया जाता है, जिससे पॉल्यूटेंट्स अलग हो जाते हैं। वहीं नैनो फिल्ट्रेशन एक उन्नत झिल्ली आधारित तकनीक है जो छोटे अणुओं और आयनों को हटाने में सक्षम है, जिससे आर्सेनिक और नाइट्रेट्स को प्रभावी रूप से हटाया जा सकता है। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन भी एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है, जिसमें जीवाणु, कवक या पौधों का उपयोग करके पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं। इसी तरह फाइटो रेमेडिएशन में पौधों का उपयोग करके मिट्टी और पानी से पॉल्यूटेंट्स को हटाया जाता है। आयन एक्सचेंज रासायनिक प्रक्रिया भी एक तकनीक है, जिसमें पानी में मौजूद अवांछित आयनों को हटाने के लिए रेजिन का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से हेवी मेटल और हार्डनेस पैदा करने वाले आयनों को हटाने में प्रभावी है। IISc की नई प्रक्रिया और इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर में वापस पॉल्यूटेंट्स न जाएं और मानव तथा पशु स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे। इन सभी उपायों का संयुक्त उपयोग एक सुरक्षित और स्वच्छ जल स्रोत की ओर बड़ा कदम हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक ऐसी चुनावी व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, या यूं कहें कि सबसे आगे रहने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। इसे साधारण बहुमत प्रणाली या फिर प्लूरैलिटी सिस्टम यानी बहुलता प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। इसमें यह मायने नहीं रखता कि जीत का अंतर क्या है या उसे कितना वोट परसेंटेज प्राप्त हुआ है। न ही इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत यानी 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करना होता है। जो आगे है वो जीत जाएगा। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता क्रम का पालन किया है। वे वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। जनरल पांडे 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले सरकार ने जनरल पांडे का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा से शुरुआती पढ़ाई की है। फिर वो 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की 18वीं जम्मू और कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए। आगे उन्होंने यूनिट की कमान संभाली। 40 सालों की लंबी सेवा के दौरान उन्होंने अलग अलग कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में काम किया। उन्होंने 19 फरवरी को उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला। वे इस पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। हालिया रक्षा बाजार के ट्रेंड को देखते हुए जानकारों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले महज कुछ सालों में ही इजराइल एयर बैलिस्टिक मिसाइलों का शीर्ष निर्यातक बन सकता है, क्योंकि आज इजराइल के पास मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। इसमें रैम्पेज, डेलिला, ग्रेबियल, हार्पून, जेरिको और लोरा जैसी मिसाइलें शामिल हैं। पिछले 6 दशकों से विदेशी सहायता और सहयोग से इजराइल घरेलू स्तर पर कई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। साथ ही यह कई अन्य देशों को मिसाइलें निर्यात भी कर रहा है। इजराइल के मिसाइल यूनिट्स का बड़ा हिस्सा छोटी दूरी की मिसाइलों से बना है। MTCR यानी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के सदस्य नहीं होने के बावजूद इजराइल ने मिसाइल निर्यात पर MTCR के प्रतिबंधों का पालन करने की एक तरफा प्रतिबद्धता जताई है। MTCR का मकसद 190 मील से अधिक दूरी और 1100 पाउंड से ज्यादा भारी पेलोड वाली मिसाइलों और ड्रोन के प्रसार को रोकना है। भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच जापान के योकोसुका में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 शुरू हो गया है। यह जिमेक्स का 8वां संस्करण है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व
स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक कर रहा है, जबकि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगरी कर रहा है। इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर भी इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों चरण शामिल हैं। बंदरगाह चरण में पेशेवर, खेल और सामाजिक बातचीत शामिल है। इसके बाद समुद्री चरण में नौसेनाएं समुद्र में अपने युद्ध कौशल को आजमाएंगी। जिमेक्स की शुरुआत भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच 2012 में हुई थी। यह दोनों देशों को एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का मौका प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 2025 को क्वांटम विज्ञान और तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया है। इस साल को इसलिए चुना गया क्योंकि यह क्वांटम फेनोमेनन्स के मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को विकसित करने के वर्नर हाइजेनबर्ग के प्रयासों की शताब्दी है। मई में घाना ने 2025 को क्वांटम का अंतर्राष्ट्रीय साल की आधिकारिक घोषणा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया था। इसे 70 से ज्यादा देशों ने समर्थन दिया। बाद में महासभा द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 2025 को क्वांटम विज्ञान और तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित करने का मकसद क्वांटम विज्ञान के प्रभाव और योगदान को उजागर करना है। साथ ही सभी देशों को क्वांटम शिक्षा और अवसरों तक समान पहुंच उपलब्ध कराना है। इस अभियान की अगुवाई 2021 से अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी और जर्मन फिजिकल सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। 14 जनवरी को बर्लिन में इसके उद्घाटन समारोह होने की उम्मीद है। CNBC आवाज के पूर्व मार्केट एडिटर प्रदीप पांड्या और तकनीकी एनालिस्ट अल्पेश फुरिया पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की गाज गिरी है। धोखाधड़ी पूर्ण ट्रेडिंग एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए उन पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें 5 सालों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेबी के मुताबिक वे आपसी सांठगांठ से स्टॉक सिफारिशों के साथ तालमेल बिठाते हुए धोखाधड़ी वाले व्यापार में शामिल थे। इससे सूचना सार्वजनिक होने से पहले ही वे खुद को लाभ की स्थिति में रख लेते थे। इससे न केवल नैतिक मानकों का उल्लंघन होता था, बल्कि बाजार की गतिशीलता भी विकृत होती थी। ऐसे कामों से निवेशकों के बीच विश्वास में कमी आ जाती है। उन्हें लगने लगता है कि बाजार उनके खिलाफ है। सेबी भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को मनाए जाने की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के द्वारा, 2004 में ILO के द्वारा, 2002 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN के द्वारा, या फिर 2004 में UN के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, यूरोपीय संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन। और अगला प्रश्न था, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप PDF चाहते हैं इस बुलेटिन की, तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी देने हैं कमेंट बॉक्स में।